वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ज्वालामुखी। अब वो किस बेसिस पर होंगे, जो कि एक्टिव कितना, कौन सा ज्वालामुखी कितना एक्टिव होता है, उस बेस पर जो कैटेगराइजेशन करा गया है आपका ज्वालामुखी का या फिर वॉल्केनो का, उसको यहाँ पर हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, ये 780 पेजेस का पीडीएफ है जिसको आप यहाँ पर मेरे साथ कवर अप कर रहे हो, और ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने स्पेशली बनाया है आरओ के लिए, बीईओ के लिए और पीसीएस के लिए। अगर आप इस पूरे 780 पेजेस को अच्छे से पढ़ लेते हो तो उसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाएगा, इसमें सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, सारे ही सब्जेक्ट इसके अंदर गिवन है। अभी स्टार्टिंग हमने करी है ज्योग्राफी से, तो अगर प्लेलिस्ट में आप जाओगे सारे वीडियोस आपको ज्योग्राफी पर बेस्ड मिलेंगे। ठीक है, सो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा ज्योग्राफी वाला सेक्शन, उसके बाद फिर नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट पर हम आगे चलेंगे। बट यहाँ पर एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है। अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाइएगा, उसमें आप नंबर्स पाएंगे। उन नंबर्स पर आप कॉल करिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऑफिशियल नंबर्स हैं वो, और वो आपको बताएंगे कि कितना इसका फीस जाएगा और क्या प्रोसेस है इसको लेने का। ठीक है, बहरहाल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आप वीडियोस के माध्यम से इसको कवर अप कर सकते हैं। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इसमें अच्छा खासा टाइम लगेगा। ठीक है, सो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। सो जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्वालामुखी को यहाँ पर हम देखेंगे किस बेस पर, उनकी सक्रियता, यानी कि कौन सा ज्वालामुखी कितना एक्टिव होता है इस बेस पर। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है आपका एक्टिव वॉल्केनो की या फिर सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है भैया सक्रिय है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके अंदर उद्गार होते रहेंगे, यानी कि इरप्शंस जो हैं वो होते रहेंगे, इसके अंदर से धुआं निकलेगा, विस्फोट होते रहेंगे, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो वही आप यहाँ पर इस समय देख रहे हो, जो लिखा हुआ है कि इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्रायः विस्फोट और उद्भेदन होता रहता है, और इसका जो मुख्य मतलब इसका जो मुख होता है वो सदैव खुला रहता है। समय समय पर उसके अंदर से लावा है, धुआं है और दूसरे पदार्थ हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। अगर आज की डेट में बात करें तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है कि सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ये कौन सा है, किलायू है। कहाँ पर लोकेटेड है, हवाई आइलैंड, जो कि आपका अमेरिका में लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से 4 जो टॉप के ज्वालामुखी हैं जिनके अंदर से जो है उद्भेदन होता रहता है, इरप्शन होता रहता है। सो ये हैं आपके किलायू, माउंट एटना, पिटन डीला, फोर्नेस, और इसके अलावा आपका न्याय मुरागिरा। ये जो है 4 हैं जो आपको याद रखने, टॉप के हैं ये एक्टिव वॉल्केनो। इसके बाद अगर हम साइज़ के अकॉर्डिंग बात करें तब दुनिया का जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो कौन सा है आपका, मोना लोआ। ये कहाँ पर लोकेटेड है, हवाई आइलैंड में। वो कहाँ पर है आपका, अमेरिका में, जो भी आपने जाना था। इसके बाद माउंट एटना की बात करें, ये जो ज्वालामुखी है कहाँ पर है आपका, इटली के सिसिली आइलैंड पर ये लोकेटेड है, और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। अभी हमने देखा है टॉप के जो 4 ज्वालामुखी हैं जिसके अंदर से सबसे ज़्यादा इरप्शन होता रहता है, उसमें से ये एक है। लंबाई को स्किप कर सकते हैं, नहीं ज़रूरी है, और कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है इसकी भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी की बात करें, भूमध्य सागर में ये, सिसिली के उत्तर में एक ये लीपरी आइलैंड है, वहाँ पर ये लोकेटेड है, और ये आपका जागृत ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वॉल्केनो है ये भी। और इसमें से हमेशा जो है प्रज्वलित गैसें निकलने की वजह से जो है ये हमेशा जो है इसके आसपास का एरिया कैसा रहता है, प्रकाशमान रहता है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी इसको बोला जाता है। सो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी, याद रखिएगा। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं, और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 752386
4455। इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, ओजस डेल सलाडो। ये जो है आपका चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर लोकेटेड एक एक्टिव वॉल्केनो है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश के बॉर्डर पर है ये, चिली और अर्जेंटीना, इसको एज इट इज़ याद रखिएगा। यहाँ पर है आपका ओजोस डेल सालाडो। हाइट इसकी रहने दीजिए, ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है ये, ठीक है। सो अगर साइज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा तो मोना लोआ है, और अगर हम बात करें हाइट के अकॉर्डिंग तब आपका ये ओजस डेल सलाडो है। इसके बाद माउंट एरेबस की बात करें, ये तो अंटार्कटिका के रॉस आइलैंड पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में अंडमान निकोबार में लोकेटेड बैरन आइलैंड, ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान की बात करें तो फिजियामा, ये जो है आपका एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की, या फिर डोरमेंट जो वॉल्केनो होते हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक लंबे समय से इसके अंदर उद्भेदन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी होगा नहीं, तो संभावनाएं बनी रहती हैं कि भैया कभी ना कभी जो है इरप्शन हो सकता है। सो उसको डाला जाता है प्रसुप्त ज्वालामुखी की कैटेगरी में। अब ये जो है इटली का विसुवियस ज्वालामुखी, ये कई सालों तक यहाँ पर वो नहीं हुआ था, उसमें विस्फोट नहीं हुआ था। उसके बाद 1931 में अचानक ये फूट पड़ा। सो इसमें एक पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि हाँ इस ज्वालामुखी में कभी ना कभी जो है उद्गार होगा। इसके बाद माउंट सेंट हेलेनेस, जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकेटेड है, और वहाँ पर अगर हम बात करें एग्जैक्टली तो स्केमानिया काउंटी में माउंट एडम्स से ऑलमोस्ट 30 माइल्स वेस्ट में ये लोकेटेड है। अब ये माउंट सेंट हेलेनेस की बात करें तो इसको द फ्यूजी ऑफ अमेरिका के नाम से भी जाना जाता है, तो इसी का नाम है द फ्यूजी ऑफ अमेरिका, माउंट सेंट हेलेनेस का। इसके बाद किलिमंजारो, ये तंजानिया के उत्तरी पूर्वी भाग में लोकेटेड है, और इसका पूर्व में जो नाम था वो था आपका कैसर विल्हेम स्पिट्ज, ठीक है। और ये जो है एक आपका आग्नेयगिरी या फिर ज्वालामुखी पर्वत है। सो ये सारी बात आपको यहाँ पर याद रखनी, किसके बारे में, डोरमेंट वॉल्केनो। इसके बाद मृत ज्वालामुखी या फिर एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि भैया अब इसके अंदर कुछ बचा नहीं है, आगे को भी इसके अंदर विस्फोट होगा, इसकी पॉसिबिलिटी भी नहीं है। सो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित है आपका कुलाल और किलिमंजारो। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें इक्वाडोर की, तो वहाँ पर आपका चिम्बराजो। म्यांमार की बात करें पोपा। ईरान की बात करें तो आपका ये दामबंद और कोह सुल्तान, ये ईरान में दो ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें अब कभी उद्गार नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ज्वालामुखी और ज्वालामुखीयता में क्या डिफरेंस है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए। ज्वालामुखी में क्या बोला गया है कि यह एक छिद्र होता है, ठीक है, और इससे होकर पृथ्वी के अंदर का अत्यंत तप्त गर्म लावा, ये गैस और जल जो है और चट्टाने के टुकड़े, ये जो है मुक्त होकर पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होते हैं। तो ये होते हैं आपके ज्वालामुखी, जिसमें ये काम होता है। इसके बाद ज्वालामुखीता की बात करें तो इसमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा है उसके उत्पन्न होने से लेकर धरातल के अंदर व ऊपर लावा प्रकट होने एवं ठंडा होने और ठोस होने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसके अंदर शामिल होती है। मतलब ज्वालामुखीता की बात करें तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जब मैग्मा डेवलप होना शुरू हुआ उस प्रोसेस से लेके और एंड प्रोसेस तक, कि उसके बाद लावा पृथ्वी के धरातल पर आया, वो ठंडा हुआ, ये सारा प्रक्रिया ये क्या कहलाता है आपका ज्वालामुखीयता। जबकि हम ज्वालामुखी की बात करें तो उसमें सिंपली जो लावा बाहर निकल के आया वेंट से, उसके बाद जो बाहर लावा निकला मतलब बस वहीं तक, उसी प्रोसेस में जो इन्वॉल्व रहता है वो है आपका ज्वालामुखी। इसके बाद लावा और मैग्मा के डिफरेंस की बात करें तो लावा क्या है, लावा वो है जो पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ है और ज्वालामुखी छिद्र से बाहर आता है। मैग्मा की बात करें तो ये पृथ्वी के अंदर का वह तप्त पदार्थ होता है जो बाहर नहीं आ पाता, अंदर ही अंदर जमकर ठोस हो जाता है। अर्थात पृथ्वी के अंदर का तप्त तरल पदार्थ जब तक बाहर नहीं आता तब तक वो क्या कहलाता है, मैग्मा। और ज्वालामुखी छिद्र से बाहर निकलने के बाद वही पदार्थ जो है वो लावा कहलाता है। मतलब अगर ये आपका ज्वालामुखी है और अंदर यहाँ पर ये है, ठीक है, गर्म तप्त पदार्थ, अब ये बाहर नहीं आ पाया, सपोज ये बंद है यहाँ पर, इसको रूट नहीं मिला कि ये बाहर निकल के आ पाए, और अंदर ही ये धीरे धीरे करके ठंडा होता चला गया,
तब तक ये क्या कहलाएगा, मैग्मा कहलाएगा। ठीक है, जब ये इरप्ट हुआ और बाहर की तरफ आ गया, यहाँ पर जब बाहर आया तब ये क्या कहलाएगा, आपका लावा कहलाएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। यही यहाँ पर ज्वालामुखी और ज्वालामुखिता की तो वो तो अलग चीज़ थी। इसमें मैं बात करी थी कि जब मैग्मा डेवलप होना शुरू हुआ उस प्रोसेस से लेके एंड प्रोसेस तक, जब वो बाहर आया, ठंडा हुआ या फिर अंदर ही वो ठंडा हो गया, तो वो पूरा प्रोसेस वो आपका ज्वालामुखिता के अंतर्गत आता है। इसके बाद ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों की बात करें तो ज्वालामुखी से 3 प्रकार के पदार्थ बाहर निकलते हैं, गैस, जलवाष्प, इसके बाद विखंडित पदार्थ और लावा। ये 3 पदार्थ हैं। ठीक है, बाकी आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। अगला जो हमारा वीडियो है उसमें आगे हम देखेंगे और क्या क्या इसके अंदर पॉइंट है। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई थिंक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सजेशन या कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।